नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या और शुभ प्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव पर हमारी संविधान की इस विशेष परिचर्चा में। और आज क्योंकि हम लोगों के ऑफिस के काम शुरू हो गए हैं तो थोड़ा सेशन छोटा रखेंगे हम लोग। आज टॉपिक भी हमने बहुत छोटा लिया है, CAG, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। और कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की थी और सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया था। तो आज चर्चा थोड़ी सी कम रहेगी, कम मतलब टॉपिक भी छोटा है और समय भी हम लोग थोड़ा सा कम देंगे आज। हमारे साथ परिचर्चा में शामिल होने वाले आप सभी लोगों का स्वागत है। कृष्णा राजपूत, गुड मॉर्निंग। लोधी गजेंद्र राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल, महेंद्रपाल राजपूत जी, अवनीश नरवरिया, लोकमन सिंह, गुड मॉर्निंग लोकमन, मयंक कुमार लोधी, RK राजपूत, गुड मॉर्निंग, शिवम राजपूत, दीपक कुमार, बिमल कुमार, रोहित लोधी, राव रविंद्र सिंह रनगांव। तो थोड़ी देर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सभी लोग हैं वो इस परिचर्चा में जुड़ जाएं। और मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि इसकी ब्राइटनेस अगर थोड़ी बढ़ जाए। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे लगता है बहुत क्लियर आपको दिख भी रहा होगा। और इस बीच में हमारे साथ दीपक फाइन, ओम प्रकाश राजपूत जी, SR राजपूत, लतेश राजपूत, गुड मॉर्निंग, अतुल राजपूत, अनिल कुमार, धर्मवीर सिंह राजपूत, मेहर लोधी, केशव आज़ाद, सुनील राजपूत, डॉक्टर मोनू राजपूत, लोधी पुनीत राजपूत, लोधी खलक सिंह, हेमंत राजपूत इंदौर, संजय लिल्हारे, सुनील सिंह, सुप्रभात सुनील जी, लक्ष्य बादा, कुलदीप लोधी राजपूत, गुड मॉर्निंग, ओम प्रकाश राजपूत, ओम शिव वर्मा, पूरन सिंह पटेल जी, लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री, गुड मॉर्निंग पटेल साहब, राकेश लोधी, MK राजपूत, संजय, ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, संजय लिल्हारे, शिव मोहन सिंह लोधी पन्ना, राजीव लोधी, मैनेजर साहब, धर्मवीर सिंह राजपूत, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री, भगवान चरण राजपूत हमारे बीच महाराष्ट्र से। सभी लोग मुझे लगता है इस लाइव सेशन में अब जुड़ चुके हैं। और कल हम लोगों ने भारत के संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, क्या क्या उसकी शक्तियां होती हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए या अन्य दूसरे तरीके से सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो ये सारी की सारी चर्चा हम लोगों ने की हुई थी। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप सभी लोगों को एक बार जो बेसिक आइडिया है वो लग गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायालय है और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित संसद जितना समय समय पर तय करती है उतने न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में उनकी संख्या 34 है। उसके अलावा उनकी जो योग्यता थी वो हमने देखी थी कि किस योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। उनको हटाए जाने की क्या शर्तें थी कि अगर उनके ऊपर कोई कदाचार सिद्ध हो जाता है या फिर उनके ऊपर कोई असमर्थता है, वो इनकॉम्पिटेंट है काम करने में, तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। उसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता देखी थी कि कौन कौन सी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, कौन कौन सी जो मूल अधिकारिता है, कौन से ऐसे विषय हैं जिसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही सुन सकता है। उसके अलावा हमने देखा था कि आर्टिकल 32 संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके संबंध में जो 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति है वो आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके अलावा राष्ट्रपति नहीं, हम लोगों की ऐसा छुट्टी नहीं थी जैसे लॉकडाउन में हम लोगों को काम करना होता है, व्यवस्था पूरी देखनी होती है, चाहे घर में बैठ के, चाहे ऑनलाइन करनी है, चाहे फ़ोन से करनी है। तो हम लोगों का जॉब ऐसा नहीं होता है कि हम रिलैक्स करें, हमें डे टू डे मॉनिटरिंग हमेशा करनी होती है, काम करना होता है किसी न किसी फॉर्म में। और क्योंकि हाईएस्ट मशीनरी होती है सिस्टम की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से और कभी कभी फिजिकली ऑफिस के माध्यम से काम करने होते हैं।
क्योंकि जितने सारे ऊपर से डायरेक्शंस आते हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, इसलिए हम लोगों की ड्यूटी किसी न किसी रूप में हमेशा चलती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट की हमने चर्चा की थी और सुप्रीम कोर्ट में लगभग जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो आप सभी लोगों ने समझे होंगे। चर्चा करने से पहले मैं कल की एक घटना के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, और घटना एक बहुत बड़ा संदेश देती है। न्यूज़ आई थी, मुझे लगता है फेसबुक इत्यादि पर आप सभी लोगों ने देखा होगा। यूपी में एक ज़िला है कासगंज, और कासगंज ज़िले में एक विकलांग व्यक्ति ने एक महिला की, जो 60 साल की महिला थी, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। शायद आज के अखबारों में भी ये आया है। तो जिस गली में उस विकलांग व्यक्ति, जो चलने में भी सक्षम नहीं था, और उसने देसी जो कट्टा होता है उससे उस महिला की उसने हत्या कर दी। छतों पर बैठे हुए लोग उसका मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, और उस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ जो है प्रशासन तक और सब लोगों तक पहुंची। आप लोगों में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने वो देखा होगा वीडियो कि किस तरीके से वो विकलांग व्यक्ति उस महिला की हत्या कर देता है। छतों पर बैठे हुए लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने प्रतिवाद नहीं किया उसकी इस हरकत का कि एक हत्या करने जा रहा है। लोग फ़ोन से वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, और उसी क्रम में वो एक बड़े अपराध को अंजाम दे देता है। ये जो घटना हम लोगों को एक चीज़ जो सिखाती है, और जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, कि सोसाइटी में अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, अगर समाज में आप अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो गलत लोग, गलत कार्य, गलत बातों को समाज में रखते चले जाएंगे। ये हमेशा होता है। तो जो समाज में ऐसे लोग जिनको लगता है कि हाँ, समाज का उद्धार होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, तो उन लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती है कि कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है या क्या है तो हम उसको देखते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में ये जो सारी समस्याएं हुई हैं, हमारे समाज में जो ये सारी समस्याएं हैं इतने सालों में, आप देखते होंगे उसका परिणाम क्या है। उसका परिणाम यही है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज का अहित करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो समाज का शोषण करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जिसने समाज में तमाम तरह की संस्थाएं बना करके तमाम रूपों से जिन्होंने चीज़ों को विकृत किया है और करते चले आ रहे हैं, उसके संबंध में ज़्यादातर अच्छे लोग या तो मौन धारण कर लेते हैं, या फिर उसके बारे में उनकी कोई प्रतिक्रिया, कोई अनुक्रिया नहीं होती है, और इसका खामियाजा समाज भुगतता है। कल की जो घटना हुई है वो घटना क्या दर्शाती है कि उस छतों पर बैठे इतने सारे लोग, बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है, बहुत सारे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो लोग अगर चाहते तो उस व्यक्ति को रोका जा सकता था, वो रोक सकता था, और वो महिला इतनी कमज़ोर थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से, और उसकी वो हत्या कर देता है वो व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है, जो खुद भाग नहीं सकता, जो खुद चल नहीं सकता, तो ये कहीं ना कहीं आपके समाज के पौरुष पे सवाल खड़े करता है। ये दर्शाता है कि आप सामाजिक रूप से मृत हो चुके हैं, आपके अंदर जीवन नहीं बचा है। अगर आपके अंदर जीवन होता तो अनुक्रिया होती, आप प्रयास करते। और वो जिस तरह की घटना हुई है, वो घटना यही दर्शाती है कि समाज में कुछ भी जब गलत होता है तो समाज का बहुसंख्यक या बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो या तो मौन धारण कर लेता है, या वो हिस्सा कभी उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। और यही ओवरऑल जिसको हम कहते हैं ना कि एजुकेशन में बैकवर्डनेस क्यों आई, शिक्षा में बैकवर्डनेस क्यों आई, क्योंकि शिक्षा की हमने बात नहीं की। जिसने अंधकारों की, जिसने पाखंडों की, जिसने अंधविश्वासों की बात की, या तो बहुत सारे लोग उसके लिए ताली बजाने लगे, या बाकी लोग जिनको लगता था कि हाँ शिक्षा की वैल्यू होनी चाहिए, अंधविश्वास पाखंड नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं बोला। और उसी का परिणाम आप देखते हैं कि एक गलत घटना या एक गलत चीज़ों पर अगर समाज की प्रतिक्रिया आना बंद हो जाती है तो ऐसी गलत चीज़ों की परंपराएं और श्रृंखलाएं समाज में आरंभ हो जाती हैं। और उसका जो परिणाम है, हो सकता है एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो सकता है किसी एक जिले में ऐसा अंधविश्वास और पाखंड शुरू हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसा करते हों, लेकिन उसका व्यापक असर ये जाता है कि पूरा का पूरा समाज आगे चल करके उसकी गिरफ्त में आ जाता है, और लोगों की बोलने की जो आज़ादी है या जो बोलने का जो साहस है, वो साहस मर जाता है।
लोगों का साहस मर जाता है कि भाई समाज में अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं बोलेंगे। तो हम लोगों को शिक्षा के साथ साथ में ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि समाज में, क्योंकि आपके समाज सुधार के कार्यक्रम चलाने का, आपके शिक्षा की क्रांति लाने का मकसद तभी पूरा होगा कि समाज में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी को डाइवर्ट करती हैं, नेगेटिव रास्ते पर लेके जाती, और इवन चाहे कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ लोगों से, पॉलिटिकल लीडर भी अगर आपको गुमराह करता है, पॉलिटिकल लीडर भी अगर आपको अंधविश्वास और पाखंड की तरफ धकेलता है, कोई पढ़ा लिखा अधिकारी भी अगर आपको अंधविश्वास और पाखंड की तरफ धकेलता है, या कोई बड़ा व्यक्ति जो प्रभावशाली व्यक्ति है अगर वो भी आपको पाखंड अंधविश्वास की तरफ धकेलता है, समाज को नेगेटिव रास्ते की तरफ लेके जाता है, तो ये समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप उस पर सवाल खड़े करें, आप पूछें। 2 लोग पूछने की हिम्मत करिए, आगे आपके साथ 100 लोग हो जाएंगे। और जब 100 लोग किसी बात के बारे में पूछते तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको या तो रुकना पड़ेगा या उसको अपना पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, और तभी जा कर के समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं। तो हम लोगों ने अक्सर अब तक जो किया है, मैं कम से कम पिछले 40-45 साल की सोसाइटी का रिसर्च किया है हमारे समाज का, कि पिछले 40-50 सालों में इतनी सारी चीज़ें ख़राब क्यों हुई हैं। तो उसके पीछे एक जो बड़े फैक्ट निकल के आए हैं, अगर कभी समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको छपवाया जाए, उनको किसी पत्रिका के माध्यम से या किसी किताब के माध्यम से उनको छपवाया जाए फैक्ट्स को, कि गलत डिसीजन लोग लेते रहे, गलत डायरेक्शन में लोग सोसाइटी को लेके जाते रहे, वहाँ कोई व्यक्ति बोला नहीं और वो जय जयकार करने में लोग लगे रहे। और यही हमारी विडंबना रही है कि हमने लॉजिकल चीज़ों पर, तार्किक बातों पर, प्रोग्रेसिव बातों पर ध्यान न दे करके धर्मांधता वाली और पाखंडता वाली जितनी चीज़ें हैं उनका या तो मूक रह के समर्थन किया या जिंदाबाद जय जयकार करके समर्थन किया। अभी भी वक्त है, आज हम लोग 21st सेंचुरी में है, 2020 चल रहा है इस समय, आज भी समय है। आज भी अगर लोग इसकी वैल्यू को समझें तो सोसाइटी आज भी बहुत आगे जा सकती है, समाज के लोग आज भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने माइंड ओपन करने होंगे। हमेशा जो अंधश्रद्धा अंधभक्ति है, मैं हमेशा अपनी भी कहता हूं कि जो लोग लक्ष्य में हैं या जो लोग हमारे साथ भी काम करते हैं, कभी भी मेरी बातों को आप अक्षर से मत मानिए और कभी भी मेरी पर्सनालिटी को लेकर के या मेरे विचारों को लेकर के भी अंधभक्ति अंधश्रद्धा पता मत करिए। मैं जो बातें आपसे कह रहा हूं वो सब किताबों के माध्यम से हैं, जो सारी रिसर्च है, सारे थिंकर्स के आइडियाज़ हैं, सारे इंटेलेक्चुअल्स की जो सोच है वो डिस्कस करके मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं हमेशा आप सब लोगों से कहता हूँ, मूल स्रोत को आप खुद पढ़िए। जो मूल स्रोत है, जैसे हमने संविधान पढ़ा, आप खुद पढ़िए। हमने दुनिया भर के दार्शनिकों को पढ़ करके चीज़ों को जाना है, आप खुद पढ़िए। जब आप मूल स्रोतों को खुद पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो जो पर्सनैलिटी कल्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्ति पूजा, किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत घातक होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेताया था कि कभी भी व्यक्ति पूजा जिस समाज में आरंभ हो जाती है उस समाज का पतन हो जाता है। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को यह कहा था कि मेरे विचारों पर चलना, मुझे भगवान मत बनाना, मेरी पूजा मत करना। जैसे जैसे समाज में पर्सनैलिटी कल्ट आएगा, व्यक्ति पूजा आएगी, समाज के लिए दिक्कतें होगी। तो हम सभी लोगों को इन बातों को लेकर बड़ा सतर्क रहना चाहिए। और जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, सकारात्मक आलोचना है, उसको वेलकम करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है। अगर सकारात्मक आलोचना आपकी होती है तो ये आपके लिए रिफॉर्म करने का, आपको खुद को इम्प्रूव करने का रास्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल अब हम चलते हैं आगे, और आगे आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आज जो हमारा विषय है वो है भारत के संविधान में दिया गया CAG का पद। आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कुछ लोगों को ये शब्द भारी लग रहा होगा कि भाई ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कोई कंपनी है या कोई फर्म है, उसमें काम होता है, उसके खाते बनते हैं, उसका बिजनेस होता है, उसके अकाउंट्स बनते हैं। और जो अकाउंट्स बनते हैं, आपने देखा होगा उसकी कितनी इनकम हुई, उसके कितने खर्चे हुए, ये सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। सरकार से मान लीजिए किसी अधिकारी के लिए पैसा गया, तो वो जो पैसा है वो पैसा सरकार के अधिकारियों के माध्यम से किस योजना में खर्च हुआ, किसी विभाग ने कितना पैसा खर्च किया, ये सारी चीज़ें होती है सिस्टम में। लेकिन आपने देखा होगा कि सारे खर्चे सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन खर्चों का बाद में होता है ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट। जैसे मान लीजिए आपकी कोई खुद की छोटी सी फर्म है,
तो उस फर्म में आपने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खर्च किए, कितनी सैलरी दी, कितनी स्टेशनरी खरीदी, कितने ऐड में खर्च किए, वो सारा खाता बनाने के बाद आप उसको करवाते ऑडिट, ताकि आप ये मिलान कर सको कि जो स्वीकृत धनराशि थी वो उन्हीं मदों में खर्च की गई है जिनके लिए आवंटित थी। तो ये जो सारे खर्चों की और सारी जो आय है, उस आय का बाद में पूरा का पूरा एक मूल्यांकन करना, उसको वेरीफाई करना, इसको बोलते हैं हम ऑडिट। आप लोगों ने ऑडिट वर्ड सुना होगा, इंग्लिश में इसको ऑडिट कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है अंकेक्षण। हिंदी में इसका नाम है अंकेक्षण, इंग्लिश में कहते हैं ऑडिट। तो ये जो व्यक्तिगत ऑडिट की हमने बात की कि हमारी कोई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो संगठन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई सोसाइटी है, तो आपकी सोसाइटी का भी आपको ऑडिट कराना होता है कि इस सोसाइटी ने, हमने इतने साल में इतने पैसे हमने लिए लोगों से और इसके बाद हमने ये खर्चा किया और ये इसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उसी प्रकार से भारत सरकार की जो धनराशि है जो खर्च की जाती है अलग अलग योजनाओं में, या जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों की जो धनराशि खर्च की जाती है, या सरकार, भारत सरकार किसी भी निकाय की जो धनराशि खर्च की जाती है उसकी जो ऑडिटिंग होती है, उसकी ऑडिटिंग करने वाले भारत में कहा था CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पोस्ट होती है भारत के संविधान में, और भारत सरकार जो भी खर्च करती है उसकी ऑडिट करने का काम CAG का होता है। जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारों के खर्चों को भी CAG ऑडिट करता है। और उसके अलावा भारत सरकार यदि चाहे तो जो दूसरे निकाय, गवर्नमेंट से निकाय हैं, उनके भी ऑडिट CAG के माध्यम से करा दे सकती है। तो सबसे पहली बात, CAG क्या है? CAG एक संवैधानिक पद है। जो महालेखा परीक्षक है भारत का, वो क्या है? संवैधानिक पद के लिए व्यवस्था की गई है। और जैसा मैंने कहा कि उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है ऑडिट करना, किसी भी धनराशि पर, मदों पर जो व्यय हुआ है उसका ऑडिट करना। और आप लोगों ने सुना होगा कि 4-5 साल पहले 2000 में एक घोटाला बड़े चर्चा में था जिसका नाम था 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला था, जिसमें जो अलग अलग जो बैंडविड्थ थी इसकी, आपका जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, तो उसको लेकर के आप लोगों ने सुना होगा काफी स्कैम। और उसके अलावा कोयला घोटाले का नाम सुना होगा। स्कैम बेसिकली जो जितने घोटाले होते हैं उन घोटालों को पकड़ने में CAG का बड़ा रोल होता है। एक्चुअली जो कोई सरकार की स्कीम है या सरकार की योजना में कोई पैसा खर्च हुआ है और CAG जब ऑडिट करता है तो CAG बताता है कि ये पैसा यहाँ पर खर्च हुआ या यहाँ पर नहीं हुआ, या सही नहीं हुआ या गलत हुआ। तो उस सबसे बड़े निकाय को कहते हैं भारत का CAG, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो मुझे लगता है ये आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कितना महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, संवैधानिक पदाधिकारी है, और कितना महत्वपूर्ण है कि सरकार के खर्चों की निगरानी करता है कि सरकार के खर्चे सही हुए या गलत हुए। संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150, 151, आर्टिकल 148, 149, 150 एंड 151, ये जो आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल, इसमें भारत के CAG के बारे में उपबंध किए गए हैं। उसमें प्रावधान है भारत के संविधान में। तो वो संवैधानिक प्रावधान क्या है इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम उसकी व्याख्या भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में दी गई हैं। तो मैं सबसे पहले आपको आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ, उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं ओरिजिनल आर्टिकल इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप सभी लोग जो लॉ की भाषा है या जो संविधान की भाषा है उस भाषा को एज इट इज आप समझें। तो संविधान का अनुच्छेद 148, आर्टिकल 148, वो ये कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे। यानी देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल ओनली बी removed from the office like manner and on the like grounds of the judges of the Supreme Court.
मुझे लगता है सभी लोग खैर जुड़ जा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 148 ये कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा अपने हस्ताक्षर और सील के माध्यम से, और उस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो आप समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उसकी पावर है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से CAG को उसके पद से हटाया जा पाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है भारत के संविधान का CAG। और बीच में तो बहुत चर्चा में था, मुझे लगता है सभी लोगों ने इसका, यानी जितना अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं आता था उससे ज़्यादा CAG का नाम आता। कि आप लोगों ने सुना हो कैग की रिपोर्ट, अखबारों में कैग की रिपोर्ट, कैग ने ये रिपोर्ट दी है। कैग, CAG मतलब कैग, कुछ लोग उसको कैग भी लिखते हैं। तो कैग की ये रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट में ये हुआ वो हुआ, तमाम आप लोगों ने उसकी चर्चाएं सुनी होंगी CAG की। तो CAG का जो अधिकारी है वो इतना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बात उसका अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करेगा। दूसरा, उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकेगा। और कौन से तरीके से? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको हटाने का तरीका आपको पता ही होगा कि सेम सेशन में पास होना चाहिए उनके खिलाफ जो प्रस्ताव है, और उसमें यह तरीका आता कि बहुमत और उपस्थित का 2/3 भी जरूरी है, और दोनों सदनों के द्वारा पास होना चाहिए संकल्प प्रस्ताव उनको हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो एक तरीके से बहुत बड़ी शक्तियां उसको मिली हुई है CAG को। यह कहता है संविधान का अनुच्छेद 148(1) आर्टिकल 148(1). और मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि आप जो भारत की जो शीर्ष संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद है, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो उपराष्ट्रपति है, चाहे भारत का महान्यायवादी है, चाहे भारत का जो अपना CAG है, चाहे हमारे दूसरे जो निकाय हैं, निर्वाचन आयोग हो, कुछ भी हो, वो सभी हम लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। मतलब हमें ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि भाई ये संविधान में क्यों है ये पोस्ट, इसका क्या काम है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, और फंक्शनिंग बेसिकली मालूम होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि भारत में ऑडिट करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, तो उसका नाम होगा CAG। कभी अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा, तो उसका नाम होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। तो वो होता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं CAG, कैग। तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। उसके बाद अब हम आते हैं आर्टिकल 148 में, जो सेकंड पार्ट है वो क्या है। सेकंड पार्ट ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं अब जो है आगे की व्याख्या में संविधान की जो भाषा है उस भाषा को ही मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप लॉ की लैंग्वेज को भी समझना आरंभ करें। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो जो भी व्यक्ति भारत का CAG बनेगा, जो कैग बनेगा, वो कैग जो होगा यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा अपना पद ग्रहण करने से पहले, या राष्ट्रपति उसको शपथ के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें कि भाई इसके सामने आप शपथ लो, तो उसके सामने वो शपथ लेगा। कौन? CAG। तो CAG अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या लेगा? शपथ लेगा। और आमतौर पर भारत में सभी लोगों के द्वारा संविधान की शपथ जरूर ली जाती है, क्योंकि संविधान का पालन करना, संविधान में दी गई बातों को निर्वहन करना, ये हर पदाधिकारी की, खास करके जो प्राधिकरण हैं उनके लिए आवश्यक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जब अपनी सर्विस ज्वाइन करते हैं तो जिस दिन हम लोगों की पहली ट्रेनिंग आरंभ होती है, डे 1, उस दिन हमारी शपथ होती है। शपथ के बाद हमारी ट्रेनिंग आरंभ होती है। तो हम लोग जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले एक शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ये सारी शपथें अधिकारियों को भी दिलाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के संविधान के तहत अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी पद पर, तो उस पर जाने से पहले उसको शपथ लेनी होती है। और इसमें जो CAG है, उस CAG को शपथ किसके सामने लेनी है? उसको शपथ लेनी है भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख।
लॉ की लैंग्वेज को आप थोड़ा समझिए। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कुछ लोग इंग्लिश वाले भी हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा। आर्टिकल 148(2), एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल, बिफोर he enters upon his office, make and subscribe before the president or some person appointed in the behalf of by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। तो अभी हम लोगों ने अनुसूचियां नहीं की हैं, अनुसूचियां जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल क्या है, ये सारी चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो हमारा ये है कि कोई व्यक्ति अगर सीएजी बनता है तो वो शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करें उसके सामने। क्लियर? उसके बाद आर्टिकल 148(3) है, 148(3। जैसे मैंने कहा कि आज हम केवल 4 आर्टिकल करने वाले हैं, लेकिन 4 आर्टिकल में भी काफ़ी डिटेल्स हैं, तो हम सभी की बात कर रहे हैं ताकि सारे इशू आपको स्पष्ट हों। आर्टिकल 148(3) ये कहता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवाएं और शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा तय करे। तो ये सबको पता है कि जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल है, चाहे सभी है, सभी लोगों को संसद ही विधि द्वारा वो सारे उनके वेतन भत्ते इत्यादि तय करती है। एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है आर्टिकल 148(4), आर्टिकल 148(4। उसमें जो व्यक्ति सीएजी कभी रह चुका है भारत का, वो सीएजी के पद से हटने के बाद भारत सरकार में, किसी राज्य सरकार में या किसी भी सरकार की किसी संस्था में कभी किसी पद पर कार्य नहीं करेगा। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, सीएजी एक ऐसा अधिकारी है जो अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में या कहीं अन्य किसी पद पर कार्य नहीं करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए क्योंकि उसको सब कुछ पता है। जब वो भारत में ऑडिट करता है भारत सरकार का या राज्य सरकारों का, तो उसको वो सारी जानकारी हो जाती है कि किस योजना में क्या क्या किया गया, किस योजना में कितना खर्चा था। तो ऐसे में हमेशा इस बात की गुंजाइश बनी रहती है कि वो उन डाटा का दुरुपयोग कहीं ना कर ले। इसलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है 148(4) में कि ऐसा व्यक्ति अपने पद से हटने के बाद फिर कभी किसी पद पर कार्य कहीं भी नहीं कर पाएगा। स्पष्ट? उसके बाद आते हैं आर्टिकल 148(5). ये बेसिकली हम सीएजी के बारे में बात कर रहे हैं कि सीएजी कैसे बनता है, शपथ किसके सामने लेता है, उसके वेतन भत्ते क्या होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम कर सकता है, कहां पे कर, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 148(5) ये कहता है, इस संविधान और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्ति की सेवा की शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होंगी। तो वो सेवा शर्तें हैं, वो राष्ट्रपति संसद के माध्यम से बनाते हैं। स्पष्ट? उसके बाद दूसरा यह है कि जो भारत का महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मैं जब कैग बोलूं या सीएजी बोलूं तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो सीएजी का जो वेतन और भत्ते इत्यादि हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, यानी जो भारत सरकार को करों के आदि के रूप में जो राजस्व मिलता है या सरकार के जो ऋणों के माध्यम से सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं, वो सारी राशि जिस एक जगह पर रखी जाती है उस निधि को बोलते हैं भारत की संचित निधि। और जैसा कि एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी पहले भी कि भारत की संचित निधि से कुछ भी खर्च करना हो उसके लिए धन विधेयक लेके आना पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ मनी बिल, ऐसे खर्च नहीं कर सकते। तो जो सीएजी है या अन्य अधिकारी हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या जो और अधिकारी हैं, उन सबके जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये बात है आर्टिकल 148(6) में। आर्टिकल 148(6) सिंपल है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस पेबल to or in respect of persons serving in the office shall be charged upon the consolidated fund of India। तो बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको जनरल फॉर्म में आपको पता रहनी चाहिए कि इनका जनरल सामान्य इनकी जानकारी क्या है। उसके बाद आता है
के कर्तव्य और उसकी शक्तियाँ। यतेंद्र जी बहुत देर बाद दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 बताता है कि सीएजी की शक्तियाँ क्या हैं, और सीएजी के एक ही अनुच्छेद में सारी बातें हैं। मैं अब जो लाइव सेशन है उसमें हमारा ये प्रयास है कि हम संविधान के अनुच्छेद भी आपके सामने रखें, आर्टिकल रखे हैं हम संविधान के, ताकि आप लोग संविधान के लॉ की लैंग्वेज को समझें। जो मैंने महसूस किया है वो यही है कि कई बार नॉलेज के रास्ते में भाषा एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। जब हम कोई नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, कोई ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो उस ज्ञान में भाषा एक बहुत बड़ा रोड़ा, बहुत बड़ी बाधा बनती है। जैसा आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्रामीण समाज है, हमारे ग्रामीण समाज में, ग्रामीण समुदाय में कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज न आने के बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो लोग नहीं बैठ पाते। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई अच्छे तरीके से इंटरव्यू नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज, भाषा की बाधा के कारण। कई बार क्या होता है, भाषा की बाधा के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाते, सीख भी नहीं पाते। जैसे इंग्लिश मैंने एक एग्जाम्पल बताया, उसी तरीके से लॉ की एक भाषा होती है, संविधान की एक भाषा होती है। संविधान या कानून रनिंग लैंग्वेज में नहीं बनते, उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्दों का और एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, उसी में लॉ को हम लिखते हैं। तो हम लोग एक श्रृंखला ये भी आरंभ कर रहे हैं कि आप सभी लोग संविधान में दी गई भाषा से भी परिचित हों, ताकि अभी आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। धीरे धीरे आगे चल करके आप लोगों को और अधिक कानून के संबंध में, उसकी भाषा के संबंध में आपका ज्ञान बढ़ेगा, और छोटे छोटे अनुच्छेद, छोटे छोटे कानून के प्रावधान यदि आप पढ़ेंगे तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। और आम नागरिकों के बीच में और जो एक्सपर्ट हैं उनके बीच में यही एक विभाजन रहा है, यही एक रेखा ऐसी रही है जिसके कारण आम आदमी डरता है। आम आदमी प्रशासनिक चीज़ों से, कानून की चीज़ों से क्यों डरता है? क्योंकि वो लॉ की भाषा को, संविधान की भाषा को नहीं समझ पाता। तो हम सभी लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि हम ये लॉ की भाषा और संविधान की भाषा, चाहे छोटे ही रूप में सही, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों को एक बार में समझ जाएं। हम प्रयास ये करें कि इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझें। और क्या है वो लैंग्वेज, उसको मैं एक आर्टिकल पढ़ के फिर आपको सुनाता हूं। आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत का सीएजी है, उस सीएजी की शक्तियां क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। पहले हिंदी में बहुत आराम से आप सुनिए, फिर इंग्लिश में, फिर आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी। क्या लिखा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के, संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं भारत सरकार, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे राज्य हैं। तो क्या शक्तियां हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में, लेखा मतलब अकाउंट्स के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक को प्रदत्त थी और उसके द्वारा प्रयुक्त थी। एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर मैं व्याख्या करूंगा। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ूंगा तो कई और लोगों को समझ में आएगा, और जब मैं उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या आपके सामने रखूंगा तो सभी को समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखा है इसके बारे में? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the union and of the states and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by the parliament, and until provision in that behalf is so made shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the union and of the state as were conferred
on or exercisable by the Auditor General of India immediately before the commencement of this constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the province respectively। तो अभी बहुत सारे लोगों को स्पष्ट नहीं होगा, अब स्पष्ट होगा। बेसिकली आर्टिकल 149 है कि जो हमारा CAG है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसके क्या कार्य है, उसकी क्या शक्तियां हैं। तो उसके बारे में शक्तियां ये हैं कि वो भारत सरकार के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करेगा, जो राज्य सरकार है उनके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, या ऐसे अधिकारी या ऐसे निकाय जिनके बारे में संसद उसको बोलती है कि इनको ऑडिट करो, उनको वो ऑडिट करेगा। और ये जो सारी प्रक्रिया है ऑडिट करने के संबंध में, संसद द्वारा उसको ये सारी शक्तियां दी जाएंगी। किसको? भारत के CAG को। तो अब आपको स्पष्ट हुआ होगा। तो मूलतः भारत में जो सरकार है, यानी जो संघ की सरकार है, उसकी जितने सारे मिनिस्ट्रीज हैं, जितने सारे चीजें हैं, उन सबके जो अकाउंट्स बनते हैं। देखिए अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, अकाउंट्स है आपकी आय और व्यय का लेखा जोखा। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय को बजट में कहा गया कि आपको हम 5 करोड़ रुपए देते हैं, आप इस 5 करोड़ रुपए से, मान लीजिए पर्यटन मंत्रालय, आप पर्यटन मंत्रालय में इन 5 करोड़ रुपयों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से खर्चा कीजिए। योजना बनाना आपका और कैबिनेट का काम है। योजनाएं बन गई, धनराशि आवंटित होगी, उस धनराशि को उन योजनाओं में खर्च किया गया पूरे वर्ष के दौरान। इसमें 100 करोड़, इसमें 300 करोड़, उसमें 400 करोड़, ऐसे करके वो खर्च किया गया। जो CAG होता है कि जो आपने धनराशि खर्च की, जो आपको बजट में मिली और जो आपने खर्च की, क्या वो युक्ति संगत थी, कहीं उसमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ, कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं, उसी को बोलते हैं ऑडिटिंग। तो ये जो काम है कि भारत संघ के जितने भी सारे लेखा है उनका, और प्लस राज्यों के लेखा का, या ऐसे कोई निकाय या प्राधिकारी जिनके लिए उसको नियुक्त किया जाता है, उनकी ऑडिटिंग करने का कर्तव्य है किसका? भारत के CAG का। और ये जो काम CAG करता है, ये जो सारी शक्तियां हैं वो उसको मिली हुई हैं भारत के संसद द्वारा विधि के माध्यम से। स्पष्ट हो गया, सिंपल प्रोविजन था। मैंने जैसे कहा कि लॉ की जो भाषा है, जो संविधान की और जो कानून की भाषा है, उसमें थोड़ी सी जटिलता होती है। और आपने देखा है कि अक्सर व्यक्ति जटिल और कठिन चीज़ों को आने पर डर जाता है। जैसे हम लोग किसी रास्ते पर जा रहे हैं, समतल रास्ता है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, चलते रहते हैं। लेकिन जैसे पहाड़ या पठारी क्षेत्र आ जाता है और आपको 100 मीटर ऊपर चढ़ना है, या पठार में होकर के पत्थरों के बीच में आपको निकलना है, तो लोग कष्ट जो है महसूस करते हैं और कई लोग आराम करने के लिए बैठ भी जाते हैं। आपने देखा हो, कई लोग चढ़ाई पर चढ़ने से पहले आराम करने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं चढ़ेंगे, हम रोड से आ जाएंगे घूम करके गाड़ी से। तो जो कठिनाई है, ये कठिनाई क्या होती है? बेसिकली ये कठिनाई हिंड्रेंस होती है, बाधाएं होती हैं। और जो भी व्यक्ति इन कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति दुनिया के बारे में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने लगता है। तो मैं हमेशा सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग भी, चाहे इतिहास की भाषा हो, चाहे कानून की भाषा हो, चाहे विद्वान लोगों की फिलोसफी हो, ओरिजिनल आइडियाज़ को भी आप लोग पढ़ा करिए। जैसे अगर हमें गांधी जी के बारे में पढ़ना है, तो गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए कोई किताब हमने ले ली और उसमें कहा है कि गांधी जी ने ये कहा था, उस समय गांधी जी ने ये आंदोलन किया था, उससे बेहतर है हम गांधी जी की कोई किताब लेके आ जाएं। जैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, लिखा है, वो विचार हमको समझने को मिलेगा कि वो क्या सोचते थे। इसलिए हम सभी लोगों को बड़े बड़े विद्वानों के बारे में, मानवेंद्र सिंह राजपूत ने सवाल किया है कि कैग भारत सरकार का, अरे भाई कैग इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैग भारत सरकार का हिस्सा है, कैग भारत सरकार के अधीन ही कार्य करता है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 150, आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 कहता है संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप क्या होंगे। तो राष्ट्रपति के सामने वो प्रारूप रखे जाएंगे, और संघ और बेसिकली क्या है ये, इसका मतलब ये है कि संघ और राज्यों के लेखाओं के ऐसे प्रारूप रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर उसको विहित करे। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपको। द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब। इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट्स होंगे, जो लेखा होंगे संघ के और राज्यों के, उनका फॉर्मेट क्या होगा। तो वो फॉर्मेट CAG की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति बताएगा कि ये इस तरह के फॉर्मेट में रखे जाएंगे। क्लियर, सिंपल सा प्रोविजन है। आज तो सदस्य संख्या बहुत है भाई,
30 से भी ज़्यादा लोग इस सेशन को देख रहे हैं। चलिए, अच्छा है, कम से कम हम लोग कोशिश जो कर रहे थे कि पेज पर लाइव आने की, जिसके माध्यम से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग इस सारी नॉलेज को शेयर भी कर रहे हैं। और आगे चल करके आने वाले समय में ज्ञान के प्रति लोगों का झुकाव और बढ़ेगा। आने वाले समय में ज्ञान का झुकाव लोगों के अंदर बढ़ेगा और शायद हमारे ऐसे जो वंचित क्षेत्र हैं, जो एकदम बैकवर्ड एरियाज हैं, जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और ख़ास करके सूचनाओं का अभाव है, जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का एरिया है, वहाँ पर जहाँ एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों काफ़ी कमज़ोर हैं, वहाँ भी अगर नॉलेज की बातें पहुँचेंगी तो आने वाले समय में उनके बच्चे पढ़ेंगे और संभवतः नई जनरेशन में और अधिक कॉम्पिटेंट लोग पैदा होंगे और अधिक शिक्षा में ऊंचाइयों को हासिल करने वाले लोग निकल के आएंगे। आप सभी लोगों का ये जो सुझाव है, ये जो योगदान है, बहुत अच्छा है कि आप सब लोगों के माध्यम से लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। अब हम आते हैं लास्ट जो अंतिम आर्टिकल है, आर्टिकल 151, संविधान का अनुच्छेद 151, आर्टिकल 151। उसमें 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट्स में पहले एक एक करके पॉइंट पढ़ देता हूं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं दोनों पॉइंट पढ़ दूं, फिर आपको बाकी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करता हूं। पहले मैं पढ़ दूं कि आर्टिकल 151 क्या है। देखिए, सीएजी जो बनेगा वो आमतौर पे तो ब्यूरोक्रेसी का अफसर होता है। आमतौर पे जो प्रशासनिक सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं में से किसी सीनियर अधिकारी को सीएजी बनाया जाता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ऑडिट के फील्ड का कोई जानकार व्यक्ति हो, उसको बना सकते हैं। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अलग से, लेकिन आमतौर पर ऑफिसर्स को ही बनाया जाता है। आगे आर्टिकल 151 जो सीएजी के बारे में हमारा जो अंतिम आज का आर्टिकल है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि 151 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। ये हमारा सीएजी के विषय में अंतिम आर्टिकल होगा और संघ के विषय में। अब हम संघ की चर्चा को यहाँ विराम देंगे और अब हम राज्यों की तरफ बढ़ेंगे। और संघ में जैसे कुछ संस्थाएं छूट गई, जैसे निर्वाचन आयोग, तो वो तब हम करेंगे जब वो हमारे उस अनुच्छेद में आएंगी। जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, जैसे संघ लोक सेवा आयोग हमारा आएगा आर्टिकल 315 में, इलेक्शन कमीशन आएगा 324 में। तो उनकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हम लोग जो संविधान की चर्चा कर रहे हैं वो आर्टिकल वाइज कर रहे हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है उसके अनुरूप कर रहे हैं। हमने अनुच्छेद 1 से आरंभ की थी और 151 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए, संविधान में कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 395। अभी हम लोग आर्टिकल 151 तक आज पहुंच गए। जब हमने शुरू किया था संविधान, तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई कैसे चर्चा करेंगे, इतना बड़ा संविधान हम कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि काम को सहजता से किया जाए, धीरे धीरे करिए, आप टुकड़ों में करिए। अगर हम किसी काम को थोड़ा थोड़ा करें तो हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये सोचें कि मैं एक दिन में कर दूंगा, कई बार लोग क्या होता है कि अति उत्साह में, आपने देखा होगा कई बार लोग अति उत्साह में बोलते हैं कि मैं समाज को सुधार दूंगा एक दिन में, मुझे जो है किसी महासभा का अध्यक्ष बना दो, मैं एक दिन में समाज को सुधार दूंगा, मुझे ये बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लोगों में कभी कभी क्या होता है, अति उत्साह होता है। ये बेसिकली जो अति उत्साह है वो अज्ञानता का परिचायक है, अज्ञानता का प्रतीक है। किसी वृक्ष पे फल लगा हुआ है, तो आप कभी भी ये नहीं है कि उसको आज फल लगा और कल उसको पका दो, नहीं, उसका एक समय होता है। वो धीरे धीरे एक पहले पूर्ण होता है, फिर वो पकता है। तो हमेशा आप याद रखिए कि कोई भी बड़े से बड़ा अगर कार्य हमको करना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत के लिए एक कदम बढ़ाइए। और शुरुआत का अगर आपने पहला कदम बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से आप दूसरा कदम बढ़ाएंगे। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो कार्य शुरू में असंभव लगते हैं, जो कार्य आरंभ में एकदम असंभव लगते हैं, आप देखिए कुछ समय आपके करने के बाद वही कार्य आपकी पकड़ में आते चले जाते हैं। आपको लगता है कि बहुत आसानी से संभव हो सकते हैं। तो हमेशा हम लोग जब भी कोई कार्य करें, चाहे अध्ययन का कार्य हो, चाहे समाज सुधार का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हमेशा सभी कार्यों को हम सभी लोग छोटे छोटे टुकड़ों में करें, धीरे धीरे, स्टेप बाय, और बड़ी सरलता, बड़ी सहजता, बड़ी सौम्यता के साथ। कभी भी एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कभी बहुत आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। बहुत सरलता, बहुत सहजता से हम कदम दर कदम चीज़ों को करें। आप पाएंगे कि बड़े से बड़े, जैसे पहले आपने कभी देखा होगा कि लोग हिमालय के बारे में डरते थे सोचने से,
अब जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं लोग चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट पर न जाने कितने लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ते हैं वो भी शुरू में पहले ट्रेनिंग लेते हैं, अभ्यस्त होते हैं उस वातावरण के, और अभ्यस्त होने के बाद धीरे धीरे चढ़ाई करते हैं। तो सारी चीज़ें जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पर भी लोग सहज सहज चढ़ जाते हैं, भले ही महीनों लगते हैं लेकिन चढ़ जाते हैं। तो यही समाज के विषय में, यही ज्ञान के विषय में, यही प्रोग्रेस के विषय में है कि सभी लोग अगर सहजता से टुकड़ों में अगर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे अच्छे कार्य को करें तो बहुत सारे बड़े बड़े कार्य आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दूंगा, लक्ष्य बांधा बुंदेलखंड का एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही उपेक्षित और वंचित रहा है। अगर हम देखें झांसी ललितपुर की स्थिति भी ठीक है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के आशीर्वाद के कारण महोबा और हमीरपुर राठ को तो सौभाग्य मिला ही है, लेकिन आप पाएंगे कि चित्रकूट और बांदा ये हमारे उपेक्षित जिले रहे, पिछड़े जिले रहे, बहुत वंचित जिले रहे। आज मैं देखता हूँ कि स्वामी जी के आशीर्वाद से, और आप खास करके हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं लक्ष्य के भाई सुनील सिंह लोधी जी, उनका प्रयास देखिए। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए रख रहा हूँ कि किस तरीके से समाज में बुनियादी बदलाव लाए जाते हैं। भाई सुनील सिंह लोधी जी ने क्या किया कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन किया कि साहब स्वामी जी के नाम पर हम लोग शिक्षा का मिशन चलाते हैं लक्ष्य, जिसके माध्यम से हम अपने समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं किसी पदों पर हैं, वो सभी लोग हमारा सहयोग करें। आज आप लोगों को हैरानी होगी कि लक्ष्य बांदा में 152 से ज़्यादा लोगों ने 1000 रुपये वार्षिक की सदस्यता ली है। उन्होंने 1000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति ने भेजा है, जो भारत में कोई दिल्ली में, कोई इलाहाबाद में, कोई कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, कि ये 1000 रुपये साल का हमसे सदस्यता ले लो और हमारे समाज की शिक्षा का मिशन मुहिम गाँव गाँव आप चलाओ। तो ये सोच होती है कि पहले शुरू में ये नहीं रहा होगा। सुनील सिंह जी ने पहले 2 लोगों से कहा होगा, पहले खुद शुरुआत की होगी। आज आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ हैं। भारतवर्ष में आप देखिए शिक्षा के लिए आज से 4-5 साल पहले हम सब लोग ऐसे नहीं सोचते थे कि पूरा का पूरा हमारा देश का जो समाज है, चाहे छत्तीसगढ़ का समाज, चाहे महाराष्ट्र का समाज, चाहे यूपी का समाज, चाहे उत्तराखंड का समाज शिक्षा के लिए आंदोलन में जुड़ जाएगा। पहले हम आज से 4 या 5 साल 6 साल पहले ये परिकल्पना नहीं करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोगों ने ये चीज़ें करना शुरू की तो आप देखिए कि भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी जगह स्वतः लोग निकल के आए और सब लोगों ने ये कहा कि साहब समाज को आगे बढ़ाने के लिए खास करके शिक्षा में हमसे तन मन धन से जो सहयोग है हमसे लीजिए। तो आपके कार्यों में, आपके विचारों में यदि शुद्धता है और आपको लगता है कि छोटे छोटे लक्ष्य बना करके आप बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, तो समाज में 90% से ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं, नेचुरली अच्छे होते हैं। भगवान ने ही लोगों को अच्छा बनाया होता है। ये हम लोग परिकल्पना कर लेते हैं कि वो फला व्यक्ति खराब है या गलत है। आमतौर पर किसी भी समाज में 90% लोग अच्छे होते हैं। सबकी मंशा ये होती है कि हम समाज को बेहतर बनाएं, समाज के लिए अच्छा करें। आप अच्छे कामों की पहल करके देखिए, आपको उसमें सहयोग करने वाले बहुत लोग अपने आप मिलते चले जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा किसी सरकारी नौकरी की तरह लोगों से तैयारी नहीं करवानी है, किसी से फॉर्म नहीं भरवाना है। स्वतः जो हृदय की, जो अंतःकरण की जो आवाज़ है, वो आवाज़ अपने आप आती है और वो आवाज़ अपने आप लोगों को अच्छे कार्यों के लिए जोड़ती है। एक और चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जैसी आपकी सोच है, जैसी आपके अंदर ऊर्जा है, उसी सोच, उसी ऊर्जा के लोग आपको मिलते चले जाएंगे। हमेशा आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग सकारात्मक सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही जाएं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप ये विश्वास मानिए कि आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे, आपका सहयोग करने वाले अच्छे भले मानुस पॉजिटिव लोग मिलेंगे। और पॉजिटिव लोग जब कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे और बहुत व्यापक कार्य करेंगे। अगर हमारी सोच में कहीं ईर्ष्या है, हमारी सोच में अगर कहीं द्वेष है, हमारी सोच में कहीं नकारात्मकता है, तो हमारे कार्यों में अगर नेगेटिविटी है, तो आप ये मान के चलिए कि ईर्ष्या करने वाले, नेगेटिविटी वाले
इस तरह की सोच के लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और वो क्या है, वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, वो विध्वंस करते हैं, वो विनाश करते हैं। तो हमेशा मैं आप सभी लोगों से, जो इस समय 200 के आसपास लोग इस लाइव सेशन में हैं और उसके बाद ये शेयर होकर हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा, सभी लोगों से मैं इस सेशन के माध्यम से कहूँगा कि हम अपनी खुद की मूल सोच में सकारात्मकता लेके आएँ। हमारी मूल सोच में हम लोग कंस्ट्रक्टिव बने, रचनात्मक बने। अगर ये हमारी मूल सोच में बदलाव आ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि लंबे समय में आपके आसपास के परिवेश में ऐसे ही लोग आपके संपर्क में आएंगे। और यदि ऐसे लोग आपके संपर्क में नहीं आते तो आपके संपर्क में आने के बाद लोग ऐसे हो जाएंगे। यानी लोगों के हृदय में, उनकी सोच में, उनकी अवधारणा में परिवर्तन और बदलाव हो जाएंगे। तो आप लोग हमेशा इसी विचार पर, इसी कार्य पर, इसी सिद्धांतों पर हम लोग आगे अपनी मुहिम को बढ़ाएं। आगे हम लोग जो चर्चा करने वाले थे सीएजी के बारे में, संविधान का अंतिम अनुच्छेद आर्टिकल 151। तो आर्टिकल 151 में 2 प्रोविजन है और जिसके लिए सीएजी की पोस्ट है, बेसिकली जिस कार्य के लिए सीएजी की पोस्ट है वो कार्य आर्टिकल 151 में ही है। मेनली क्या है, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो सीएजी का काम क्या है, ऑडिट करना। तो ऑडिट क्या, किस चीज का किया, लेखा का, अकाउंट्स का। अकाउंट्स के बाद जब आप ऑडिट करेंगे तो उसकी कोई रिपोर्ट्स आएगी, वही रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसी रिपोर्ट पे आपने देखा होगा कभी कभी देश में हलचल मच जाती है, कभी कभी देश में हलचल मच जाती है। अतुल राजपूत ने कहा है कि लक्ष्य की टीम हाथरस में भी होनी चाहिए। मैं हाथरस से ही हूँ। अतुल मेरा जो गृह जनपद हाथरस ही है और मेरा जो गांव है, मूल जो गांव है वो जिला हाथरस यूपी में ही पड़ता है। तो अतुल डोंट वरी, अपने पास बहुत सारे स्वयंसेवक हैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस यूपी में। आर्टिकल 151(1) संविधान का अनुच्छेद 151(1) कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं के संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं के संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। स्पष्ट, मैं भी व्याख्या करूंगा, आप लोग केवल सुन लीजिए अभी। और 151 का 2 ये कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत रखवाएगा। मैं एक बार इंग्लिश पढ़ता हूं, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। आर्टिकल 151(1) The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each house of the Parliament. And 151(2) The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of a state shall be submitted to the Governor of the state, who shall cause them to be laid before the legislature of the state. तो मुझे लगता है जो दोनों चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसमें से कई सारी चीज़ें लोगों को समझ में आई होंगी और कई सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आई होंगी। अपन करते हैं चर्चा। क्या है अनुच्छेद 151(1) और 151(2)। तो जैसा हमने कहा कि जो सीएजी का काम है वो ऑडिट करना है, और जब वो ऑडिट करेगा तो उसके बाद एक रिपोर्ट बनाता है जिसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। आप देखना, अगर आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई संस्था भी है, कोई संगठन भी है, तो आपने देखा उस संगठन के जो अकाउंट्स हैं उनकी भी ऑडिटिंग होती है और उसकी भी रिपोर्ट लगाता है ऑडिटर, बाकायदा साइन करता है कि मैंने ऑडिट कर दिया कि इनके खर्चे वर्चे सब ठीक है। उसी तरीके से सीएजी क्या करता है, सीएजी जो है 2 लोगों का ऑडिट करता है, मेनली भारत सरकार का और राज्य सरकारों का। तो भारत सरकार के जो खाते हैं, भारत सरकार के जो अकाउंट हैं, उन अकाउंट्स की ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भारत का सीएजी किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। क्लियर। आर्टिकल 151(1) के अनुसार भारत का सीएजी जो रिपोर्ट बनाता है भारत सरकार के लेखों की, अकाउंट्स की, उस रिपोर्ट को वो भारत के राष्ट्रपति को सबमिट कर देगा।
और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति पार्लियामेंट के दोनों सदनों के समक्ष उसको प्रस्तुत करवाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के। सीएजी का जो दूसरा काम है मेनली वो है राज्यों के खातों का ऑडिट करना, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के खातों का ऑडिट करना या मध्य प्रदेश सरकार के खातों का ऑडिट करना। तो अगर किसी राज्य सरकार के खातों का ऑडिट अगर तो सीएजी उस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को सबमिट करेगा। क्लियर? तो आर्टिकल 151 यहां कहता है कि भारत सरकार के खातों के ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट होगी। वहीं अगर सीएजी ने किसी राज्य की ऑडिट की है तो वो ऑडिट रिपोर्ट उस राज्य के गवर्नर को सबमिट की जाएगी। और जैसे राष्ट्रपति भारत सरकार की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से गवर्नर जो है उस रिपोर्ट को विधानमंडल के, अगर एक सदन है तो एक सदन में, अगर दोनों सदन है तो दोनों सदनों के समक्ष उसको रखवाता है। महेंद्रपाल राजपूत ने कहा कि कैग का नॉमिनेशन नहीं होता, महेंद्रपाल राजपूत जी, कैग का अपॉइंटमेंट होता है, और जो कैग है उसका अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। स्पष्ट? तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 148, 149, 150 और 151 में दिए गए जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसकी हम लोगों ने चर्चा की कि भारत के करने के लिए, उनका ऑडिट करने के लिए संविधान में एक बड़े अधिकारी प्रावधान किया गया है जिसको हम लोग सीएजी के नाम से जानते हैं। वह अधिकारी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। उसके कार्य और शक्तियां बेसिकली क्या है, राज्यों के और संघ के खातों को ऑडिट करना होता है और संसद द्वारा उसको ये सारी चीजें प्रदान की जाती हैं। उसके अलावा भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से उसके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर वो सेवानिवृत्त हो जाता है, अपने पद से हट जाता है, तो भारत सरकार किसी राज्य सरकार या किसी गवर्नमेंट संस्था नहीं कर सकता। और उसके अलावा थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी बीच में, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट जो आती है वो संघ की राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है और राज्य की ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट की जाती है। राष्ट्रपति संघ की ऑडिट रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने रखवाते हैं और राज्यपाल, अगर जैसे उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, तो दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल रखवाएंगे। मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो वहां पर केवल विधानसभा के समक्ष उसको रखवाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारा का सारा जो प्रोविजन था सीएजी के बारे में वो हमारा स्पष्ट हुआ। और हमने कहा था कि जैसा हम लोग अपना सेशन थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, बट कोई नहीं, शॉर्ट नहीं, पूरा हो ही गया। और क्योंकि मुझे ऑफिस भी निकलना है हम लोगों को थोड़े काम ज़्यादा रहते हैं, तो सेशन को हम लोग जल्दी ही जो है समाप्त करेंगे। और एक जो कविता हम लोगों को भेजी है आज, वो कविता हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा करते रहिएगा। एक कविता नारायण पटेल जी ने कटनी से भेजी है हमारे साथ। नारायण पटेल जी है कटनी मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक कविता भेजी है। तो आज हम लोग सेशन को थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे, मतलब 1.25 घंटे का करेंगे। जो हम लोग रोजाना 1.25-2 घंटे या 2 घंटे का सेशन करते हैं उसको 1.25 घंटे में वाइंड अप करने का प्रयास करेंगे। कविता है डॉक्टर नारायण पटेल, कटनी मध्य प्रदेश से। तो कविता कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ता हूं। संविधान के ऊपर उन्होंने कविता भेजी है, संविधान के ऊपर उन्होंने कविता भेजी है, नारायण पटेल कटनी से। अच्छा, आप लोगों के अगर कुछ सवाल कुछ अगर हैं तो मैं लाइव सेशन के बाद आपके कमेंट के जस्ट नीचे उसका आंसर लिख दूंगा। अभी क्योंकि थोड़ा सा तैयारी करनी है, तो मैं ऑफिस निकलने के लिए जल्दी में हूँ, इसलिए अभी सेशन को हम लोग कविता के साथ ख़त्म कर देंगे। आपके जो भी सवाल हैं, आप इस चर्चा में सारे सवाल पूछ लीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट लिखते जाइए। मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो गाड़ी में बैठ के आपके सारे कमेंट के आंसर में कमेंट में जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके आंसर में लिख के आपको वहां पर कमेंट में कर दूंगा। ठीक है साहब? चलिए, मुकेश कर्मरा हमारे लेट आए हैं। कविता क्या है? नारायण पटेल जी की, कटनी मध्य प्रदेश से। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, संविधान इसका नेक है। भारत हमारा देश है, संविधान इसका नेक है। बाबा साहब ने हमें दिया इसका उपदेश है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के सद्भाव का, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसका उद्देश्य है।
भारत हमारा देश है, संविधान इसका नेक है, बाबा साहब ने हमें दिया इसका उपदेश है। बहुत सुंदर कविताएं। और देखिए इसमें क्या है, इसमें संविधान की प्रस्तावना आ रही है। देखिए मैंने कहा ना कि लोगों के अंदर बहुत टैलेंट होता है, बहुत प्रतिभा छुपी होती है। ये जो डॉक्टर नारायण पटेल हैं, डॉक्टर नारायण पटेल जी कटनी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो कविता लिखी है, कविता में इन्होंने संविधान की प्रस्तावना लिख दी है कविता की फॉर्म में। तो एक तरीके से एक तरफ आपको कविता याद हो जाएगी, दूसरी तरफ आपको संविधान की प्रस्तावना याद हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ाने का, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ाने का, भारत में रहने वालों को हक और अधिकार दिलाने का, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता बढ़ाने का, भारत में रहने वालों को हक और अधिकार दिलाने का, भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच मिटाना अभी शेष है। भारत हमारा देश है, संविधान इसका नेक है, बाबा साहब ने हमें दिया इसका उपदेश है। आगे आप सुनिए, आगे क्या लिखा है, बाबा साहब ने पवित्र ग्रंथ किया देश को समर्पित, बाबा साहब ने पवित्र ग्रंथ किया देश को समर्पित, 26 नवंबर 1949 को देश ने किया अंगीकृत। बाबा साहब ने पवित्र ग्रंथ देश को, अच्छा एक बार फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा सा लय में दिक्कत थी। बाबा साहब ने पवित्र ग्रंथ देश को समर्पित है, 26 नवंबर 1949 को किया देश ने अंगीकृत है। बाबा के संविधान में भारत को विश्व गुरु बनाने का संदेश है। भारत हमारा देश है, संविधान इसका नेक है। और अंतिम लाइन, सामाजिक समता, बंधुता और स्वतंत्रता की भावना का, सामाजिक समता, बंधुता और स्वतंत्रता की भावना का, संविधान का उद्देश्य निराला, हर भारतवासी के सम्मान का। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान हमारा एक है, भारत हमारा देश है, संविधान इसका नेक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नारायण कविता भेजने के लिए। और जैसा कि लॉकडाउन है आप सब लोग जानते होंगे, उस लॉकडाउन में बहुत सारे कार्य हम लोगों को खुद भी करने पड़ते हैं, घर के कार्य भी। और यस, ऑफिस का टाइम हो गया है, तो आज मैं आप सब लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग संविधान के जो प्रावधान है उनको रिवाइज करते रहें। सर किस संघ की आज आपने बोला है, आज संघ कहीं है, संघ का मतलब है भारत, यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार को, जो भारत की केंद्रीय सरकार है, उसको संघ बोलते हैं भारत में। तो आज के इस सेशन को हम लोग विराम देते हैं। शाम को 7:30 बजे इतिहास पर अपनी चर्चा को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे इसी पेज पर। आप लोग शाम की चर्चा में शामिल होइए। तब तक आप लोग जो अपने दैनिक कार्य हैं उनको निपटाइए। और अगर किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई सुझाव है, तो आप लोग प्लीज़ उस कमेंट में उसको लिख दीजिए। आई विल गिव द आंसर लेटर, और आई विल ट्राई कि यू विल फाइंड दैट आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Thank you for watching this live session on Constitution. See you soon in evening on a very important session on the later modern history of India. So please take care. Jai Hind.